तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे विदेशी आक्रमण के बारे में। उससे पहले हम लोग नंद वंश के बारे में देख चुके हैं कि नंद वंश में कैसे शासक आए, उन्होंने कैसे मगध साम्राज्य का विस्तार किया, साथ में अपनी सीमाओं को बढ़ाया। और नंद वंश के अंत को भी देख लिए कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसे कैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और मगध पर क्या हो गया, मौर्य वंश का शासन आ गया। और मौर्य वंश के शासन से पहले जो दो विदेशी आक्रमण थे उसको हम लोग पीछे की वीडियो में देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को क्या कर दिया था, गद्दी से उतार दिया था और उसे मार दिया था। साथ में उसकी बेटी दुर्धरा से विवाह कर लिया था। ये सब बातें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्य वंश में। मौर्य वंश का सबसे पहले देखेंगे संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहयोग से? चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहयोग से? अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से। चाणक्य के सहयोग से क्या किए थे इन्होंने? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर मगध का क्या बन गया था, चंद्रगुप्त सम्राट बन गया था। और ये जो चाणक्य थे इनके बारे में पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि आखिर चाणक्य में ऐसा क्या था कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण से बालक से एक सम्राट तक पहुंचाया, ठीक है। तो सबसे पहले चाणक्य के बारे में देखेंगे। चाणक्य क्या थे? सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। वो क्या थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। और आप लोग को विदेशी आक्रमण में बताए थे कि जब सिकंदर भारत की सीमा पर आक्रमण करने आया था तो ये चाणक्य किसके पास गए थे? धनानंद के पास गए थे और उन्हें समझाया था कि देखिए सिकंदर जो है विदेशी आक्रमणकारी, वो भारत की सीमा पर खड़ा है, आप चाहें तो उसे रोक सकते हैं, आपके पास एक बहुत विशाल सेना है। और नशे की हालत में क्या किया था धनानंद ने? चाणक्य का अपमान कर दिया था। और तब चाणक्य ने उसी की सभा में ये प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक तुम्हें उखाड़कर यहाँ एक योग्य शासक की स्थापना नहीं कर देता हूँ तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। तो उसके बाद चाणक्य क्या एक योग्य सम्राट की तलाश में निकल पड़े थे। तो रास्ते में ऐसी कई कहानियाँ मिलती हैं जिससे ये पता चलता है कि जब चाणक्य राज दरबार से तक्षशिला की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक खेल चल रहा था। मतलब उसमें एक पिंजरे में एक शेर को रखा गया था और शेर को रखने वाले व्यक्ति ने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस शेर को बिना छुए इस पिंजरे से बाहर ला सकता है। तो एक 16-17 साल का बालक मिला रास्ते में। उस 16-17 साल के बालक ने कहा कि मैं इसे बाहर ला सकता हूँ, क्योंकि वो जो बालक था वो वही था चंद्रगुप्त। वो जानता था कि ये जो शेर है अंदर पिंजरे के अंदर, ये मोम का बना हुआ है। तो उसने एक मसाल जलाई और उस मसाल को शेर के पास ले जाके रख दिया और वो थोड़ी ही देर में देखते देखते वो मोम का बना हुआ शेर क्या हो गया, पिघल के नीचे गिर गया। तो चाणक्य ने देखा कि इतना छोटा बालक और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है इसकी, जरूर ये आगे जाकर कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। तो उसी समय क्या किए चाणक्य, उस चंद्रगुप्त को लेकर अपने साथ तक्षशिला चले गए और वहाँ उसे अच्छे से ट्रेनिंग दिया, पढ़ाया लिखाया और साथ में उसे साम दाम दंड भेद सब में क्या किया, निपुण किया। एक और कहानी है जिसमें एक कहा जाता है कि पहले एक जनपद हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था पीपलीवन। वहाँ मौर्यों की अधिकता थी, ठीक है। और वहाँ सारे मौर्य एक साथ रहते थे। तो उस राज्य पर धनानंद ने आक्रमण किया था और छल से आक्रमण किया, साथ ही वहाँ के सभी क्षत्रियों को मार दिया। तो जान बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर भागी, ठीक है। और जाकर एक शिकारी को दे दी और वही शिकारी क्या करता था, उससे दासों वाला काम करवाता था। और उसी शिकारी से जो चाणक्य थे उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया था उसकी योग्यता को देखकर, और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए और वहाँ उसे पढ़ाया लिखाया, सारे विद्याओं में निपुण किया। तो ये थी कहानी। साथ में अब देखेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य होने के साथ साथ ये क्या बन गए थे, चंद्रगुप्त के गुरु बन गए थे। चंद्रगुप्त के गुरु भी थे
इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त क्या बना था, शासक बना था। और इनकी एक पुस्तक है चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिससे किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। साथ में उस अर्थशास्त्र में राजनीति से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, राजा के सप्तांग सिद्धांत, साथ में राजा का शक्तिशाली होना क्यों जरूरी है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था में साथ साथ जो गुप्तचर व्यवस्था थी वहाँ की कितनी सुदृढ़ थी, किस प्रकार के लोग उसमें शामिल थे, इन सारी बातों की जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। उससे पहले देखेंगे चाणक्य के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था गुनी, और ये जाति से क्या थे, ब्राह्मण। जाति से ब्राह्मण थे। इनके पुस्तक का क्या नाम है, इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है। इस अर्थशास्त्र को जो है हम लोग प्रशिक्षण मैनुअल भी कहते हैं, चाणक्य का प्रशिक्षण मैनुअल भी कहते हैं, क्योंकि इसी अर्थशास्त्र के या इसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने एक साधारण से बालक को मगध के सम्राट तक पहुंचाने का कार्य किया। तो इसे क्या कहते हैं, चाणक्य का प्रशिक्षण मैनुअल। अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, प्रशिक्षण मैनुअल। प्रशिक्षण मैनुअल, ठीक है। साथ में ये जो चाणक्य थे, चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, मैकियावेली, भारत का मैकियावेली। चाणक्य को क्या कहते हैं, इन्हें भारत का मैकियावेली। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देख लेते हैं। अब चाणक्य के बाद चंद्रगुप्त को देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त के सबसे पहले देखेंगे माता का क्या नाम था। इनके माता का नाम, माता कौन थी, मोरा। इनकी माता का नाम मोरा होने की वजह से इस वंश का जो नाम था वो मौर्य वंश पड़ा, ठीक है। और इसके पिता का नाम था चंद्रवर्धन, ठीक है। साथ में ये जो मौर्य वंश है इसने मगध पर 137 सालों तक 137, इसने कितने सालों तक शासन किया, 137। शासन किया। और आप लोग को जब हर्यंक वंश पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि हर्यंक वंश को भारत का पहला ऐतिहासिक राजवंश मानते हैं, ठीक है। और इसे जो है, और इस मौर्य वंश को पहला, और ये जो चंद्रगुप्त थे इन्हें पहला ऐतिहासिक राजा या अखिल भारतीय शासक के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है इतिहास की क्रमवार जानकारियाँ उपलब्ध है। साथ में इतिहास को लिखने में जो सुविधाएं हुई, साम्राज्य का विस्तार हुआ, भारत का एकीकरण हुआ, इन सभी चीज़ों को यहाँ से शुरू किया गया। तो इसलिए क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक शासक या अखिल भारतीय शासक। ऐतिहासिक या अखिल भारतीय शासक। और ये मगध की गद्दी पर कब बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में ये क्या बना, राजा बना। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था, इसके गुरु चाणक्य का, ठीक है। और ये जब 322 ईस्वी में राजा बना तो उसके बाद देखते हैं जब चंद्रगुप्त शासक बना तो इसने कई सारी परियोजनाओं को मगध पे लागू किया, साथ में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जब ये शासक बना तो इसका प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य। इसने अपने गुरु को ही क्या बनाया, प्रधानमंत्री। तो इसका प्राइम मिनिस्टर जो था, प्रधानमंत्री, जिसे अमात्य कहते थे, ये राजा के बाद सबसे पावरफुल पद होता था, ये कौन थे, चाणक्य।
और आप लोग को जब बताए थे कि सिकंदर जो था, जो विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर था, उसका थल सेनापति था सेल्यूकस। तो जब सिकंदर वापस यूनान चले गया लौटकर, तो उसके यूनान जाने में बेबीलोन में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यूनान में सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान में क्या हो गया, सत्ता के लिए संघर्ष चालू हो गया, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें जो इसका सेनापति था सेल्यूकस, वो क्या हो गया, उस युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में जीत गया। और जीतने के बाद उसने निकेटर की उपाधि धारण की, तो उसका नाम हो गया पूरा सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि वो जब सिकंदर के साथ आया था तो वो देखा था कि नंदों के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना तो है, लेकिन जो उसका शासक है धनानंद, वो योग्य नहीं है, जिस कारण हम क्या कर सकते हैं, मगध पर इजीली क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, एनेक्स कर सकते हैं। तो वो इसी भ्रम में था, लेकिन यहाँ क्या हो गया था, सत्ता परिवर्तन हो गया था। तो उसके बाद 305 ईस्वी में, कब, 305 ईस्वी में 322 में ये शासक बना। उसके बाद 312 ईस्वी में क्या हुआ, मगध में एक भयंकर अकाल आया। निकेटर ने बाद में आक्रमण किया था 305 में, इससे पहले 322 ईस्वी के बाद 312 में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। और ये अकाल कितने वर्षों तक रहा था, 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक मगध पर भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है। और इस अकाल के बाद, इस अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, सौराष्ट्र का शासक था उस समय, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों सौराष्ट्र के अंदर ही आते थे। सौराष्ट्र का एक उसका जो था राज्यपाल का नाम था पुष्यमित्र वैश्य। उसको आदेश दिया कि सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण किया जाए। तो पुष्यमित्र वैश्य को आदेश देकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, लेकिन उसमें वो अभिलेख नहीं लिखा। अभिलेख लिखने में चंद्रगुप्त मौर्य को उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो उस अकाल से निपटने के लिए उसने वहाँ पे झील बनवाया, लेकिन नाम नहीं लिखा। तो 1000 साल बाद वहाँ एक शक शासक आया, रुद्रदामन। तो उसने उस झील का मरम्मत करवाया, लेकिन वो अपना नाम नहीं लिखा। वो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा कि इस झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो उसे पता चला कि इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो वो एक अभिलेख लिखता है, जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। वो भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख था। इसमें वह लिखता है कि मैं शक शासक रुद्रदामन इस अभिलेख का, इस झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ, लेकिन इस झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। तो इसने कहाँ पे झील का निर्माण करवाया, इसने सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में किस झील का, सुदर्शन झील। और इस झील का निर्माण किसे आदेश देकर करवाया था, पुष्यमित्र वैश्य। इसका राज्यपाल था पुष्यमित्र वैश्य। उसी को आदेश देकर इसने किसका निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का, ठीक है। इस झील का निर्माण कई शासकों ने करवाया। इसके बाद इस झील का पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया। अशोक के बाद इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। रुद्रदामन के बाद स्कंदगुप्त इस झील का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे साफ कर लेते हैं। तो जब अकाल खत्म हो गया, इस अकाल से निपटने के लिए इसने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो आदेश तो दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, परंतु उसका राज्यपाल कौन था, पुष्यमित्र वैश्य, ठीक है। पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा करवाया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद देखेंगे जब अकाल खत्म हो गया, 312 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। तो जब अकाल खत्म हो गया तो उसके बाद 305 ईस्वी में, 5 ईसा पूर्व में क्या किया, सेल्यूकस निकेटर जो उत्तराधिकार के युद्ध को जीत चुका था,
वो भारत की ओर क्या किया, अपना रुख मोड़ा और 305 ईस्वी में किस पर आक्रमण कर दिया, ये अटैक कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य पर। किसने? सेल्यूकस। सेल्यूकस ने किस पर अटैक कर दिया? परंतु चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, योग्य था, उसने बुरी तरह पराजित कर दिया। किसे? सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित कर दिया युद्ध में। युद्ध में कौन हार गया? सेल्यूकस निकेटर हार गया। तो जब हार गया तो उसके बाद संधि हुई। तो संधि होने से पहले, तो संधि तो नेक्स्ट डे होनी थी जिस दिन युद्ध हारा। तो उस दिन क्या हुआ, एक बगीचे के आर पार, जैसे कि एक पूरा उपवन था, उपवन के इस पार चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराया गया था और इस पार सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना के साथ था। तो सुबह सुबह चंद्रगुप्त मौर्य जब टहलने निकला उस उपवन में, तो क्या हुआ कि टहलने तो निकला और उधर से सेल्यूकस की बेटी भी निकली हेलेना, दोनों टहल रहे थे तो टकरा गया। चंद्रगुप्त मौर्य टकरा गया किससे? हेलेना से। हेलेना देखने में पूरी सुंदर, चंद्रगुप्त मौर्य देखा बढ़िया है, चलेगी। तो उसके बाद वो लौटकर अपने कहाँ आया, निवास पर आया और वहाँ से आदेश दिया कि संधि की प्रक्रिया को तेज किया जाए। तो जो संधि की प्रक्रिया थी उसे तेज किया गया और बाद में बुलाया गया किसे? सेल्यूकस निकेटर को बुलाया गया। तो सेल्यूकस निकेटर आकर बैठा। तो संधि की पहली शर्त यही रखी गई कि हम आपकी बेटी हेलेना से विवाह करना चाहते हैं। तो विवाह के वैवाहिक संधि हो गया ये, ठीक है। युद्ध में तो पराजित हुआ था, इससे पहले जब वो धनानंद को मारा था तो उसकी बेटी दुर्धरा से भी विवाह कर लिया था। और आपको बताया था कि दुर्धरा को उस समय लगता था कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है, जो मेरा है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, यही जिंदगी भर मेरा साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जब इसने कार्नेलिया या हेलेना, उसकी बेटी का नाम था सेल्यूकस, उसको जब देखा तो ये वो भी इसको पसंद आ गई। तो संधि का पहला शर्त यही रखा गया कि हमको आपकी बेटी से विवाह करना है। तो बाद में क्या हुआ, विवाह हो गया दोनों का। और विवाह के बाद जो दहेज मिला, तो उस दहेज में बहुत बड़ा क्षेत्र मिला चंद्रगुप्त को, सोने पे सुहागा। एक तो हेलेना थी इतनी सुंदर, ऊपर से दहेज में उसका बाप जो था सेल्यूकस, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे दिया। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेनियाई, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र दे दिया, जिसमें पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ गया। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो था इसका साम्राज्य, ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में कहाँ तक चले गया था, फारस, यानी वर्तमान जो ईरान है वहाँ तक हम लोग जाते थे। अभी ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साथ में इधर बांग्लादेश हो गया, हम लोग से अलग हो गया, हम लोग संभाल नहीं पाए उसके। क्या बोलेगा ये सब पाकिस्तानी सब हम लोग को? अरे आप उस इंसान से क्या ही उम्मीद कीजिएगा जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता है। कितनों हैं तो हम लोग क्या हैं, बाप हैं उसके। खैर छोड़िए, बाप बाप होता है। तो 305 में जब ये अटैक किया तो क्या हुआ, संधि में हेलेना से विवाह किया। हेलेना या कार्नेलिया। से विवाह किया और विवाह में दहेज में क्या लिया, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसमें एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेनिया, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र थे जिसमें पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ गया था। और बाद में जब ये इतना बड़ा क्षेत्र मिला तो खुश होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने ससुर यानी कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में दिया था। एक दिन बैठा वो हेलेना के पास और पूछा कि काहे लिए तुमरे बाबूजी हम पे आक्रमण किए थे, तो कही कि वो हाथी चाहिए था। तो कहा कोई बात नहीं ससुर जी, इतना बड़ा क्षेत्र दिए हैं, इतनी सुंदर बेटी दिए हैं, तो 500 हाथी गिफ्ट कर देते हैं। तो क्या किया इसने, 500 हाथी गिफ्ट दिया। किसको? सेल्यूकस को। किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो 500 हाथी गिफ्ट दिया। साथ में जब ये शादी हुआ था तो हेलेना तो यूनान में रहती थी, उसे यूनानी भाषा आती थी, और यहाँ वो बिहार में पाटलिपुत्र में आकर लिट्टी चोखा खाएगी, हालत खराब हो जाएगा उसका। तो
कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए कि उसकी भाषा को और लोग समझ सके और लोगों की भाषा को वो समझ सके, उस कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए सेल्यूकस ने क्या दिया था, एक राजदूत छोड़ा था। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसका नाम क्या था? जिसकी पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज नाम। मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ये कितने वर्षों तक रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? ये 6 वर्षों तक रहा था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, साथ में ये इंडिका लिखा। और ये जो था, ये क्या था? पहला विदेशी राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? पहला विदेशी राजदूत था। और ये जो विवाह था ना चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का, ये पहला इंटरनेशनल विवाह था। कैसा विवाह था? इंटरनेशनल विवाह था। और यूनान की भाषा में इसे सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा जाता था। चंद्रगुप्त का यूनानी नाम क्या था? इसका यूनानी नाम था सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, दो नाम था। अब इंडिया का आदमी और यूनान का आदमी दोनों कंफ्यूज हो गए। यूनान वाला कहता था कि सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त तो समझ में आता है कि हमारा दामाद है चंद्रगुप्त, लेकिन इस सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस कौन है? तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक था विलियम जॉन, वो यूनान के इतिहास को भी पढ़ा था और भारत के इतिहास को भी पढ़ा था। तो इस सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जॉन ने किया था। किसने? विलियम जॉन नामक पुरातत्वविद ने इसका नाम सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। बाद में 298 ईस्वी में ये जब जैन धर्म में फूट पड़ा तो उसके दो भाग हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर के जो ये थे भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रावण बेलगोला चले गए और वहाँ 298 ईसा पूर्व में उन्होंने संलेखन या संथारा विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। और जिस पहाड़ी पे उसने अपना प्राण त्यागा था उसे चंद्रगिर की पहाड़ी कहते हैं। उस पहाड़ी का नाम ही हो गया चंद्रगिर की पहाड़ी। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में। श्रावण बेलगोला। इस वंश की जानकारियों के लिए पुस्तकों का जैसे होता है कि इस वंश की जानकारी किससे किससे मिली, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इस वंश की जानकारी के 3 स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्री का विवरण और चौथा है जो मतलब अपना जो अर्थशास्त्र हो गया या जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ये हो गए। तो धार्मिक ग्रंथ जितने भी हैं, तो इसमें पुरातात्विक स्रोत में पंचमार्क या आहत सिक्के मिलते हैं। विदेशी यात्री के विवरण में मेगास्थनीज का जो इंडिका था उससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। साथ में अर्थशास्त्र, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और भी कई पुस्तक जिससे क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिंदुसार और अशोक को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।